बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के जो है वो कंसेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है जी राइट सीक्वेंस। दोस्तों ये राइट सीक्वेंस क्या होता है? कहता है ऑन एनकाउंटरिंग अ राइट ऑपरेशन द DBMS प्लेस एन एंट्री इन द लॉग फाइल बफर मैंशनिंग द इफेक्ट ऑफ द राइट ऑपरेशन। मीन राइट सीक्वेंस दोस्तों ये होता है कि जब आप अपनी डेटाबेस के अंदर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मीन आपने कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंजिंग की और उसके बाद उसकी वैल्यू को राइट किया, तो कहते हैं जब भी आप कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आपके जितने भी राइट सीक्वेंस होते हैं, जितना भी राइट ऑपरेशन होते हैं, उन सब को आपकी जो लॉग फाइल बफर होती है उसके अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। सपोजिंग डैट द वैल्यू ऑफ x बिफोर द एडिशन ऑपरेशन इज 23। कहता मान लो कि जैसे ये दो लाइंस लिखी हुई हैं, बेसिकली ये दो ट्रांजैक्शंस लाइंस हैं जो कि राइट सीक्वेंस कर रही हैं। हो क्या रहा है, बेसिकली आपके पास एक x वेरिएबल है, आप कह रहे हो x इक्वल टू x प्लस 10, मतलब आप कह रहे हो x की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 10 का इजाफा करो और जो नया आंसर आएगा उसको उठा के x में स्टोर कर देना, और फिर देन x की जो भी वैल्यू नहीं आएगी उसे क्या कर देना, राइट कर देना डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे वो यही कह रहा कहता मान लो कि अगर आपके x जो वेरिएबल है यहाँ पे उसकी वैल्यू एडिशन करने से पहले सपोज करो कि 23 है, तो जब आप उस 23 में 10 को ऐड करोगे तो जो आपकी आएगा 33, वो 33 किस में स्टोर हो जाएगा, x में स्टोर हो जाएगा, और देन उसके बाद x में स्टोर की x में आने वाली न्यू वैल्यू 33 को हम राइट कर देंगे कहाँ पे, अपने डेटाबेस के अंदर। देन कहते हैं इसको हम लॉग फाइल के अंदर जब हम कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी लॉग फाइल में कैसे रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन का नेम आता है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारा वो वेरिएबल आता है जिसमें हमने वैल्यू चेंज की है, राइट की है, और उसके बाद कॉमा, और फिर तीसरे नंबर पर उसका आंसर आता है जो उसकी न्यू वैल्यू है। पहले नंबर पर ट्रांजैक्शन का नेम, उसके बाद आपका वो वेरिएबल जिसमें आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और तीसरे नंबर पे उस वेरिएबल का आंसर। द लॉग एंट्री इज मेड ओनली फॉर राइट ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपका आ सकता है कि बताओ जो लॉग एंट्री होती है वो किसके लिए बनाई जाती है। दोस्तों जो लॉग एंट्री होती है, ये जो आपकी लॉग फाइल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके राइट ऑपरेशन के लिए होती है, रीड ऑपरेशन के लिए नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। आगे, असाइनमेंट ऑपरेशन एंड एनी अदर मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड इन रैम। कहता है आपके जितने भी, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेशन होते हैं, जितने भी अदर मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, आपकी रैम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। आगे, रीड ऑपरेशन द वैल्यू मे बी रीड फ्राम द डिस्क और इट मे ऑलरेडी बी इन रैम और कैशे। कहता है जो हमारे रीड ऑपरेशन होते हैं वो या तो डिस्क में से डाटा लाकर उन्हें हम रीड करते हैं, या फिर जो ऑलरेडी हमारी वैल्यूज रैम या कैशे में पड़ी होती हैं, कहता है उनको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है। आगे, कमिट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कहता है जब हमारे पास जो कमिट स्टेटमेंट होती है जब वो एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, लॉग फाइल एंट्रीज हैव बीन मेड परमानेंट। कहता है जो हमारी लॉग फाइल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं जब हम कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ये इसका आंसर है कमिट स्टेटमेंट। जब कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है तो कौन से दो काम परफॉर्म होते हैं, तो पहला क्या होता है कि आपकी लॉग फाइल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं, और दूसरा देन राइट इज परफॉर्म्ड, और फिर हमारा डाटा क्या होता है, राइट होना शुरू होता है। दैट इज द डाटा फ्रॉम DB बफर इज मूव टू डिस्क। यानी दो काम होते हैं जब आप कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, तो पहला क्या होता है, हमारी लॉग फाइल में मौजूद जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी एक तो परमानेंट हो जाती हैं, और दूसरी हमारे जितनी भी राइट ऑपरेशन होता है वो सारे का सारा डेटाबेस बफर से या लॉग फाइल से उठकर कहाँ चला जाता है, हमारा परमानेंट हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये दो काम होते हैं कमिट कमांड के एग्जीक्यूट होने से। आगे, रिकवरी प्रोसीजर। ये रिकवरी प्रोसीजर दोस्तों क्या होता है, व्हेन क्रैश अकर्स, मतलब कहता है जब हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है तो तब हमारी रिकवरी किस तरह से वर्क करती है। कहता है रिकवरी मैनेजर, कहता है जब आपका सिस्टम क्रैश करता है तो उस दौरान हमारी रिकवरी करने के लिए हमारे पास एक RM मतलब रिकवरी मैनेजर होता है जो क्या करता है, रीस्टार्ट एग्जामिन्स द लॉग फाइल फ्रॉम द डिस्क। कहता है वो हमारी डिस्क में जो लॉग फाइल्स होती हैं उनको एग्जामिन करता है, मतलब उनको देखता है कि कौन कौन सी लॉग फाइल्स थी और उनको रीस्टार्ट कर देता है, मतलब नए सिरे से स्टार्ट कर देता है। एक काम ये करता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन बीइंग एंड कमिट ऑपरेशंस आर रीड ऑन, मतलब कि दूसरा वो काम क्या करता है
कि जो हमारा रिकवरी मैनेजर होता है वो हमारी जिन जिन जो जो ट्रांजैक्शंस बीइंग यानी स्टार्ट होती हैं और जो भी कमिट ऑपरेशन होते हैं उन सबको क्या करता है, रीडू कर देता है, मतलब नए से स्टार्ट कर देता है। सिंपल इन अदर वर्ड कि दोस्तों जब रिकवरी होती है तो हमारा रिकवरी मैनेजर इस रिकवरी करता है। पहले तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो हमारा रिकवरी मैनेजर होता है वो यहाँ तो दोस्तों हमारी लॉग फाइल को डिस्क में से एग्जामिन्स करता है, एक काम ये करता है। यहाँ फिर क्या करता है कि जोन सी हमने ट्रांजैक्शंस स्टार्ट की होती हैं या कमिट की होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को नए सिरे से स्टार्ट करता है, मतलब रीडो का मतलब समझते हैं ना, मतलब नए सिरे से स्टार्ट कर देता है उनको, ठीक है, नए सिरे से। बीइंग लेवल पे बीइंग कहते हैं हमारी एसक्यूएल ना एक कीवर्ड होता है बीइंग के नाम से जो हमारी क्यूरी को स्टार्ट करता है। तो कहता है यहाँ तो हमारी ट्रांजैक्शन को वो स्टार्ट लेवल पे ले जाता है, या फिर कमिट ऑपरेशन क्या कर देता है, रीडू कर देता है, मतलब तमाम के तमाम कमिट ऑपरेशन को रीडू कर देता है, मतलब नए सिरे से बैक ले जाता है सबको। तो ये आपकी रिकवरी प्रोसीजर इस तरह से वर्क करता है। आगे अगला पॉइंट है चेक पॉइंट इज यूज्ड इन द रिकवरी प्रोसीजर। कहता है रिकवरी प्रोसीजर में हम रिकवरी करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, चेक पॉइंट को यूज़ करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। आगे चेक पॉइंट क्या होता है, कहता है चेक पॉइंट इज आल्सो अ रिकॉर्ड और एनी एंट्री इन द लॉग फाइल। कहता है चेक पॉइंट हम किसको कहते हैं, हमारी लॉग फाइल के अंदर मौजूद जो रिकॉर्ड होता है या जो एंट्री होती है उसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है चेक पॉइंट की। आगे मैंने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन कमिट कमांड एग्जीक्यूट, कि जब आपकी कमिट कमांड एग्जीक्यूट होती है तो आप कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करते हो। तो मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया, दोबारा से फिर ये बता देता हूँ कि जब जनाब कमिट कमांड एग्जीक्यूट होती है तो 3 काम होते हैं। पहला इट मूव्स मॉडिफाइड डाटाबेस बफर टू डिस्क। कहता है हमारी डाटाबेस बफर के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई होती हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं, हम जाकर डिस्क में स्टोर कर देते हैं। ये पहला काम है। दूसरा ऑल लॉग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बफर टू डिस्क। कहता है जितने भी हमारी लॉग फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उन सबको उठाकर हम कहाँ भेज देते हैं, डिस्क में भेज देते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप कहता है राइटिंग अ चेक पॉइंट रिकॉर्ड टू लॉग। कहता है हम अपने चेक पॉइंट जो रिकॉर्ड होते हैं उनको राइट कर देते हैं लॉग के अंदर, और देन लॉग रिकॉर्ड मेंशन ऑल एक्टिव ट्रांजैक्शन एट द टाइम। और कहता है एक्टिव ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो लॉग रिकॉर्ड जो क्या कर देता है, हमारा जो लॉग रिकॉर्ड होता है वो मेंशन करता है तमाम की तमाम एक्टिव ट्रांजैक्शंस को एट अ टाइम, एक ही टाइम के अंदर। तो ये 3 स्टेप होते हैं जब आप कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करते हो। उसके बाद आगे वो कह रहा है नाउ इज केस ऑफ क्रैश, इन केस ऑफ क्रैश, कि जब आपका सिस्टम क्रैश करता है फिर क्या होता है। तो मैंने आपको ऊपर भी अभी बता चुका हूँ, ये दोबारा बार रिपीट कर देता हूँ, मतलब वही बात है जो ऊपर आपने पढ़ी हुई है दोबारा वो रिपीट कर रहा है कि जब सिस्टम क्रैश करता है तो 202 काम होते हैं। क्या बोला कि आपका जो रिकवरी मैनेजर होता है वो या तो आपकी ट्रांजेक्शन को जो है वो स्टार्ट पे ले जाता है, या फिर दूसरा काम वो क्या करता है कि आपकी जितनी भी कमिट कमांड होती हैं उनको क्या कर देता है, रीडू कर देता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने बात दोबारा से लिखी हुई, कहता है जब सिस्टम क्रैश होता है तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो आपको आ सकता है। द आरएम हैज़ टू डिसाइड विच ट्रांजेक्शन टू रीडू एंड विच टू इग्नोर एंड आरएम डिसाइड इट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। मतलब वो कह रहा है कि जब आपका सिस्टम क्रैश करता है तो जो आपका रिकवरी मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि किन ट्रांजेक्शन को रीडू करना है यानी वापस लेके जाना है और किन ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना है। तो कहता है 2 ही काम होते हैं जब सिस्टम क्रैश होता है, तो 2 ही काम होते हैं, या तो आपकी ट्रांजेक्शन रीड होती हैं मतलब बैक चली जाती हैं, या आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो इग्नोर हो जाती हैं। तो किन ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना और किन ट्रांजेक्शन को रीडू करना ये कौन डिसाइड करता है, आरएम मतलब रिकवरी मैनेजर डिसाइड करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कहता है जो रिकवरी मैनेजर होता है ये किस बिहाफ पर डिसाइड करता है कि किन ट्रांजेक्शन को रीडू करना और किन को इग्नोर करना। तो कहता है वो डिफरेंट उसके पास कंसेप्ट होते हैं जिन कंसेप्ट की बेस पर वो जो है आपकी डिफरेंट कमांड्स को रीडू करता है और डिफरेंट कमांड्स को इग्नोर करता है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। ट्रांजैक्शंस एंडेड बिफोर द चेक पॉइंट आर इग्नोर्ड, मतलब कहता है वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे चेक पॉइंट से पहले ही जो है वो एंड हो जाती हैं, कहता है उनको हमारा रिकवरी मैनेजर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। आगे ट्रांजैक्शन विच है बोथ बीइंग एंड द कमिट एंट्रीज आर रीडू, कहता है वो ट्रांजैक्शन जिनके पास बीइंग कीवर्ड भी होता है और उनके पास कमिट एंट्रीज भी होती हैं, कहता है उनको हमारा रिकवरी जो मैनेजर होता है वो क्या कर देता है, रीड ऑन कर देता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट हैव बीइंग एंड एन अबाउट एंट्री आर इग्नोर, कहता है वो ट्रांजैक्शन जिनके पास बीइंग भी होती है स्टेटमेंट और जिनके पास अबाउट एंट्रीज भी होती हैं, कहता है उनको भी हमारा जो रिकवरी मैनेजर है वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। उसके बाद चौथा पॉइंट ट्रांजैक्शन डेट हैव बीन बीइंग एंड नो एंड एंट्री, और कहता है जिन ट्रांजैक्शन के पास जो है वो बीइंग कमांड होती है और उसके साथ नो एंड एंट्री मतलब कोई भी एंड एंट्री नहीं होती, कहता है यानी कोई भी कमिट या कोई रोल बैक कमांड नहीं होती, कहता है उनको हमारा जो आरएम मतलब रिकवरी मैनेजर है वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। मतलब 3 तरह की ट्रांजैक्शन को वो इग्नोर करता है। देखिए पहली में भी उसने इग्नोर किया, तीसरी में भी और चौथी में भी, लेकिन सिर्फ एक के अंदर वो रीड ऑन करता है। चलिए ये पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिटेल से बता दिए। आगे जी
आगे कह रहा है जी चेक पॉइंट्स मेक द रिकवरी प्रोसीजर एफिशिएंट। कहता है जो हमारा चेक पॉइंट होता है वो हमारे रिकवरी प्रोसीजर को बहुत ही एफिशिएंट यानी बहुत ही तगड़ा बना देता है ठीक है। उसके बाद आगे सिंपल सा उसने हमारे जो है ना रिकवरी प्रोसीजर को उसने शॉर्ट फॉर्म के अंदर 4 पॉइंट्स के अंदर जो है समराइज कर दिया सारा। तो पहला पॉइंट क्या है, राइट्स आर डेफर्ड अनटिल कमिट फॉर ट्रांजेक्शन इज़ फाउंड। कहता है जब तक हमारी ट्रांजैक्शन के लिए कमिट कमांड फाउंड नहीं ना होती तब तक कहता है हम अपने जितने भी राइट्स ऑपरेशन होते हैं ना उनको तखीर का शिकार कर देते हैं। तखीर कहते हैं ना लेट कर देते हैं। कहता है जनाब जब तक, दोबारा रिपीट करता हूँ, जब तक हमारी कहता पहला पॉइंट क्या है रिकवरी मैनेजर का, पहला जनाब रिकवरी प्रोसीजर का पहला पॉइंट ये कहता है जब तक हमें हमारी ट्रांजैक्शन के लिए कमिट कमांड फाउंड नहीं ना होती है, मिलती नहीं, तब तक हम अपने तमाम के तमाम राइट्स ऑपरेशन को तखीर कर देते हैं, लेट कर देते हैं। आगे रिकवरी पर्पस लॉग फाइल इज़ मेंटेन्ड। कहता है हम अपने रिकवरी पर्पस के लिए जो है लॉग फाइल्स को मेंटेन करते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, लॉग फाइल हेल्प्स टू रीडू द एक्शंस दैट मे बी लॉस्ट ड्यू टू सिस्टम क्रैश। कहता है जब हम जो हमारी लॉग फाइल्स होती हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर हमें इस चीज़ का हेल्प करती हैं कि हम या तो अपने एक्शंस को जो है वो रीडू कर सकें या फिर हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी क्रैशेस की वजह से जो सिस्टम लॉस हुए हैं उनको हमारी एक्शंस को रीडू करने के लिए हमारी लॉग फाइल जो है वो हमारी, दोबारा रिपीट करता हूँ चलें अगर आपको दोबारा समझ नहीं आई है, मेरा ज़हन कहीं हो चला गया था। लॉग फाइल हेल्प्स टू रीडू द एक्शंस दैट मे बी लॉस्ट ड्यू टू सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश के मामले के अंदर जब हमारा सिस्टम क्रैश करता है तो उस दौरान हमारी एक्शंस जितने भी हमने परफॉर्म किए होते हैं उनको रीडू करने के लिए हमारी लॉग फाइल यूज़ की जाती है। चौथा पॉइंट, लॉग फाइल आल्सो कंटेन चेक पॉइंट्स रिकॉर्ड करता है। हमारी जो लॉग फाइल होती हैं वो हमारी चेक पॉइंट्स के रिकॉर्ड को कंटेन्स करती हैं, मतलब उनको अपने पास स्टोर करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स उसने लिखे हैं फाइनली किसके बिहाफ पर, आपकी रिकवरी प्रोसीजर के बिहाफ पर। आगे इंक्रीमेंटल लॉग विद इमीडिएट अपडेट, मतलब कहता है जब हमारी लॉग फाइल फ़ौरन से अपडेट हो जाती है ना, कहता है उस केस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर केस के अंदर यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था सिर्फ आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉग फाइल एंट्री फॉर इमीडिएट अपडेट टेक्निक इज़ TR ऑब्जेक्ट ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। मीन क्या कहता है जनाब जी, जब आपकी इमीडिएट अपडेट आप टेक्निक यूज़ करते हो ना, कौन सी इमीडिएट अपडेट टेक्निक यूज़ करते हो, तो ये बस आपका एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि बताओ जब आप इमीडिएट अपडेट टेक्निक यूज़ करते हो उस दौरान आपकी लॉग फाइल का स्ट्रक्चर कैसे का होता है। तो ये उसके स्ट्रक्चर का आंसर लिखा हुआ है कि उस दौरान जनाब हमारी ट्रांजैक्शन का नेम होता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे उस ऑब्जेक्ट की ओल्ड वैल्यू होती है और चौथे नंबर पे उस ऑब्जेक्ट की न्यू वैल्यू होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है लॉग फाइल का कब जब हम इमीडिएट अपडेट टेक्निक यूज़ करते हैं। ये बस आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, बस आपने इसको यहाँ से याद करना, बाकी छोड़ दें सारा। उसके बाद कहते हैं जनाब जी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑन राइट स्टेटमेंट। कहते हैं जब आप जनाब अपनी इमीडिएट अपडेट अप्रोच यूज़ करते हो तो उस दौरान हमारे स्टेटमेंट्स का मतलब क्या सीक्वेंस होता है ये उसने यहाँ से बताया हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बताओ जब हम इमीडिएट अपडेट लॉग फाइल्स यूज़ करते हैं तो उस दौरान हमारी सीक्वेंस स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉग रिकॉर्ड ऑफ द फॉर्म इन रिटर्न इन द लॉग फाइल। कहता है जनाब उस दौरान हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो इस फॉर्म के अंदर लॉग फाइल के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हम अपनी लॉग जो रिकॉर्ड होता है वो लॉग फाइल के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते हैं जब हम इमीडिएट अपडेट सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बता दिया, पहले हम ट्रांजैक्शन का नाम बताते हैं या ट्रांजैक्शन का टाइम बताते हैं, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट बताते हैं जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की ओल्ड वैल्यू और फिर न्यू वैल्यू 4 चीज़ बताते हैं। देन दूसरा पॉइंट क्या है, डेटाबेस बफर्स आर अपडेटेड। और कहते हैं दूसरा स्टेप क्या जी, उसके बाद हम अपनी डेटाबेस के अंदर जितनी भी बफर्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। लॉग रिकॉर्ड इज मूव्ड फ्रॉम बफर टू द फाइल। और फिर कहता है उसके बाद हम अपनी लॉग फाइल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको बफर से उठाकर कहाँ भेज देते हैं, अपनी फाइल के अंदर भेज देते हैं। डेटाबेस इज़ अपडेटेड व्हेन कन्वीनियंट। कहता है उसके बाद हम डेटाबेस को जो है वो कन्वीनियंट जब हमें उसकी ज़रूरत पेश आती है कन्वीनियंट करने की, कहता तब हम अपने डेटाबेस को सिर्फ अपडेट करते हैं। और उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, ऑन कमिट अ लॉग फाइल एंट्री। कहता जब हमारी लॉग फाइल एंट्री कमिट होती हैं मतलब परमानेंट होती हैं, इज़ मेड इन द लॉग फाइल एज टी कमिट। और फिर कहता जब हमारी लॉग फाइल जो है कमिट यानी परमानेंट होती हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अपनी लॉग फाइल के अंदर क्या करते हैं, टी कॉमा कमिट मतलब ट्रांजैक्शन का नाम बताते हैं और आगे लिख देते हैं कमिट, जो ये बताता है कि यहाँ पे हमारी लॉग फाइल जो है वो क्या हो चुकी है जी, कमिट हो चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल आ जाता है। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, कंकरेंसी कंट्रोल ये होता है कि जब एक ही डेटाबेस को एक सेम टाइम में मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करते हैं
उसको हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये डेफिनेशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीसी मीन कंकरेंसी कंट्रोल इज टू कंट्रोल द कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटाबेस बाय मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम कॉल्ड द कंकरेंट एक्सेस। मीन वो कह रहा है कि जब आप अपनी डेटाबेस को सेम टाइम के अंदर, जब किसी भी दुनिया की डाटा सिस्टम की डेटाबेस को सेम टाइम के अंदर मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं जनाब कंकरेंसी कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब का सर्वर है, यूट्यूब की डेटाबेस है। अब क्या होता है, एक सेम टाइम के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वो यूट्यूब की डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ अ कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है जी, ये मतलब था इसका। आगे कहता है वाई टू हैव द कंकरेंट एक्सेस। अब उसका एक क्वेश्चन है और उसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, मैंने देखे क्वेश्चन भी हाईलाइट किया और नीचे क्वेश्चन आंसर भी हाईलाइट किया। उसका क्वेश्चन क्या है, कहता बताओ हम कंकरेंट एक्सेस मतलब कंकरेंसी कंट्रोल क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटाबेस अप्रोच दैट इज शेयरिंग ऑफ डाटा। कहता है जनाब हम कंकरेंट एक्सेस या कंकरेंसी कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डाटाबेस के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डाटाबेस के अंदर डिफरेंट जो है वो डाटा है, उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकें, शेयरिंग कर सकें, डिफरेंट लोगों तक शेयर कर सकें उस डाटा को। तो ये इसका आंसर था कि अपनी डाटाबेस के डाटा को शेयरिंग करने के लिए हम जो है वो कंकरेंट एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंकरेंट एक्सेस। कहता है जब आप कंकरेंसी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो, मतलब जब एक सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो कहता है उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहता है वो 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है जी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरी है ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है कि बताओ कंकरेंसी कंट्रोल की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, वो आपसे पूछ सकता है कोई एक एमसीक्यूज के अंदर, या वो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ कंकरेंसी कंट्रोल की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 प्रॉब्लम के नाम है, ये आपने हाईलाइट करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कंकरेंसी कंट्रोल की वजह से 3 प्रॉब्लम आती हैं। पहला जी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरा है अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम और तीसरा है इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। तो ये 3 प्रॉब्लम है। अब इन तीनों प्रॉब्लम को हम 1 बाय 1 जो है वो करेंगे। तो पहले हम करने जा रहे हैं किस प्रॉब्लम को, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। दोस्तों ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टेबल के थ्रू सर ने ये बताया कि आपके कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखें, मान लें दोस्तों, सबसे पहले देखें ऊपर देखें ज़रा, ये आपकी T1 T2 T3 क्या है जी, टाइम है। ये क्या है, ये आपको टाइम दिया गया कि T1 एक टाइम है, फिर T2 एक टाइम है, उसके बाद खिज़र एक यूज़र है, अली दूसरा यूज़र है, और ये बैलेंस मीन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या होने जा रहा है, अब जरा गौर कीजिएगा। सबसे कहता है टाइम T1 के अंदर जो खिज़र यूज़र है उसने डाटाबेस से बैल मीन बैलेंस जो है वो रीड किया। तो मान लो जब खिज़र ने बैलेंस रीड किया तो बैलेंस उसे आउटपुट के तौर पर मिला 1000 के। सिस्टम ने उसे बताया कि जनाब आपके अकाउंट के अंदर जो है वो 1000 बैलेंस पड़ा हुआ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों सेम उसी अकाउंट को सेम, यहाँ पे बड़ा किसकी बात होती है, सेम अकाउंट की बात हो रही है। मतलब जैसे वहाँ पे हो रहा है सेम डाटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यही बात हो रही है, सेम ऑब्जेक्ट सेम यहाँ सेम अकाउंट कि ये दोनों जो यूज़र है ना, खिज़र और अली, ये सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं डाटाबेस में और सेम टाइम के अंदर। ये देखें T1 टाइम के अंदर रीड किया खिज़र ने बैलेंस जो कि था 1000। उसके बाद T2 टाइम के अंदर अली ने उसी सेम अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस को रीड किया, तो उसको भी क्या मिला, जारी बात है जब बैलेंस 1000 है उस अकाउंट के अंदर, तो जारी बात है उसको खिज़र को भी 1000 मिला और जारी बात है अली को भी तो 1000 ही नज़र आएगा, क्योंकि दोनों खिज़र और अली जो हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर से बात सुनिएगा, सेम टाइम के अंदर दोनों डिफरेंट यूज़र जो है सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, या यहाँ पे अभी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी, वो कैसे आएगी वो अभी आपको समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, जो T3 टाइम के अंदर जो खिज़र था उसने वो जो बैलेंस उसने रीड किया है, उसने बैलेंस रीड कर लिया, उसे पता लग गया अच्छा जी बैलेंस 1000 है। अब खिज़र को भी बैलेंस कितना मिला 1000 और अली को भी बैलेंस मिला 1000। उसके बाद क्या हुआ, खिज़र ने उस बैलेंस के में से 50 रुपये कम मतलब माइनस कर दिए। जब 50 रुपये माइनस किया तो जवाब क्या आया, जवाब आया जनाब जी 1950, जवाब क्या आया 950। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसी बैलेंस को राइट बैल का मतलब क्या है कि T4 टाइम के अंदर खिज़र ने उसी बैलेंस को जो है वो क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। तो आपको पता है ना राइट कहाँ होता है, राइट डाटाबेस में जाके राइट नहीं होता बल्कि टेम्परेरी लॉग फाइल में राइट होता है। तो जनाब 950 रुपये जो हैं वो आपकी लॉग फाइल में जाके क्या हो गए हैं, राइट हो गए हैं। लेकिन अली कहाँ पे काम कर रहा है, अली लॉग फाइल पे काम कर रहा है नहीं, अली तो जनाब जी रीडिंग उसने सिर्फ अभी रीड किया, और रीड कहाँ पे होता है,
रीड आपका लॉग फाइल रीड नहीं होता, जो रीडिंग होती है ये कहाँ से होती है, आपकी डेटाबेस में से होती है, या आपकी रैम या कैशे में से होती है। देखें अली ने चूँकि रीड किया भाई डेटाबेस में से, और जब ये खिज़र ने डाटा राइट किया तो ये डाटा राइट हुआ जाके लॉग फाइल में। अभी डाटा सिर्फ कहाँ राइट हुआ है, लॉग फाइल के अंदर, लॉग फाइल के अंदर राइट हुआ है। अब अली ने जब रीड किया तो उसके पास 1000, क्योंकि उसने तो अभी दोबारा रीड किया नहीं, उसने तो पहली दफ़ा रीड किया, तो उसके पास अभी भी 1000 ही है। तो अब क्या हुआ, जब अली ने T5 टाइम के अंदर अपने करंट बैलेंस, मतलब जो उसके पास बैलेंस था 1000, उसमें 10 का इजाफा किया तो जवाब आया 1010, मतलब 1000 में उसने 10 का इजाफा किया तो जवाब आया 1010। उसके बाद उसने इस डाटा को क्या कर दिया, राइट किया अपनी लॉग फाइल में, तो क्या जवाब आया 1010, मतलब लॉग फाइल में जवाब आ गया 1010। लेकिन दोस्तों असल जवाब आना चाहिए था, असल जवाब ये आना चाहिए था जनाब, खिज़र ने जब डाटा राइट किया तो जवाब आया 950, उस 950 में से 10 रुपये ऐड करें तो जवाब आता है 960, मतलब 960 असल जो आंसर आना चाहिए ना, यहाँ पे जो असल आंसर आना चाहिए था वो था 960 रुपये। लेकिन यहाँ पे कितना जवाब आ रहा है, यहाँ पे जवाब आ रहा है 1010, मतलब ये प्रॉब्लम देखें, अपडेशन प्रॉब्लम हो गई, इसे कहते हैं अपडेशन प्रॉब्लम। देखो लॉग फाइल में पड़ा हुआ है एक दफ़ा 950, एक दफ़ा पड़ा हुआ है 1010, तो देखो दिस इज द अपडेशन प्रॉब्लम, ये होगी आपकी अपडेशन प्रॉब्लम लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, अब जब ये डाटा अपडेट होगा डेटाबेस में तो जनाब वहाँ पे हम 950 रखेंगे कि 1010 रखेंगे, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू नहीं जाएंगी, क्यों, ये दोनों वैल्यू बेकार हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू आंसर क्या जी 960। ठीक है, तो इसे दोस्तों कहते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, कि जब आप सेम अकाउंट को सेम टाइम में मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो अपडेशन प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। तो ये मैं आपको विद एग्जांपल जो है अपडेशन प्रॉब्लम करवा दी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों लास्ट पे इंपॉर्टेंट MCQ इंपॉर्टेंट छोटी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है जी बताओ डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट में क्या डिफरेंस है, डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे उसने पहले डेफर्ड अपडेट की बात की है, फिर उसने इमीडिएट अपडेट की बात की है समरी के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी, ये नोट कर लें। डेफर्ड अपडेट अप्रोच स्टोर्स ओनली द न्यू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लॉग फाइल। कहता है जो डेफर्ड अपडेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट की सिर्फ न्यू वैल्यू जो है वो लॉग फाइल में स्टोर करती है, जबकि दूसरी तरफ जो इमीडिएट अपडेट होती है अप्रोच स्टोर द प्रीवियस एज वेल एज न्यू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग अपडेटेड। कहता है जबकि जो आपकी इमीडिएट अपडेट होती है वो आपकी लॉग फाइल के अंदर आपके ऑब्जेक्ट की प्रीवियस यानी ओल्ड फाइल वैल्यू भी स्टोर करती है और न्यू वैल्यू भी स्टोर करती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया। डेफर्ड अपडेट जो होती है ये आपकी सिर्फ न्यू वैल्यू स्टोर करती है लॉग फाइल में, जबकि जो इमीडिएट अपडेट होती है ये आपकी प्रीवियस ओल्ड वैल्यू भी और न्यू वैल्यू दोनों जो है वो आपकी अपडेट करती है कहाँ पे, लॉग फाइल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारे चैप्टर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।